सलमान ने मरीम नवाज के लिए वोट किया था। सलमान मोस्ट मेंशन बंदा होता है बाद पॉडकास्ट में। हाँ यार, उसमें देख रहे थे किसी ने ना हमारे बारे में वीडियो बनाई हुई थी, असद नमान ईओन ब्रदर्स। उसने ना साइको एनालिसिस प्रॉमिस किया हुआ था उस वीडियो में। खैर उस वीडियो में उसने सिर्फ ये बताया कि ये दो भाई हैं, इनका चैनल है, और एक इनका चैनल है वाइब्स, एक है पॉडकास्ट। जिस भाई तूने वीडियो शेयर नहीं की हमारे ग्रुप में। वो ज़ईम ने हमारी एडिटर्स ग्रुप में भेजी थी। ओह मैं भेजता हूँ वो। देखो यार, हम मासूम लोग सारे ग्रुप्स में नहीं हैं। असल जो मास्टरमाइंड है उनका अलहदा ग्रुप है, तो कल को जब कोई उठाने आए तो देख लीजिएगा। खैर उसने उसके अंदर भी ना जिक्र किया, उसने कहा और सलमान बेचारा एम ही रगड़ा जाता है हर वीडियो के अंदर। असल में तुझे पता है कि जब क्लिप स्पेशली शूट करते हैं तो कमरे में दो ही बंदे होते हैं। Yeah. जो शूट कर रहा है सलमान, और आप कैमरे को देख के ना लाइक पागल हो रहे होते हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। उसमें आप सलमान वो ह्यूमन एलिमेंट है। सलमान कभी नून लीग सपोर्टर होता है, कभी पीटीआई सपोर्टर होता है, कभी फ्रॉड कर रहा होता है, कभी उसका फ्रॉड हो रहा होता है। सलमान वो हर कैरेक्टर है। एक होमर सिम्पसन टाइप कैरेक्टर ये है। आसान भी नहीं कि सलमान की पर्सनैलिटी कोई नहीं है तो हाँ, उसको किस तरह भी कुछ भी तो उसके ऊपर नहीं, सलमान की बड़ी एक सिनिकल और नाइलिस्टिक पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब जो भी आप सलमान को कहो, सलमान का रिएक्शन होता है सर मारी तो जाना है आपने, तो क्या फ़ायदा। और बंदा वाकई सलमान को सोचता अल्लाह ने ना जेनेटिक्स अच्छे गिफ्ट किए हैं कि उसने आज तक जिम नहीं किया, बिल्डरों वाली उसकी है। बॉडी बस है। वैसे ही जैक्ट है ब्रो। वैसे जैक्ट है, जान नहीं है, बस जैक्ट है फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन। कोई सेंस नहीं है उस बात में। थोड़ा के लाइक होता है ना जेनेटिकली स्ट्रांग है, नहीं बस जैक्ट है। जिस जैक्ट है या सलमान के वालिद साहब माशाल्लाह काफ़ी तगड़े हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, माशाल्लाह नेक आदमी है, लेकिन औलाद का कभी पता नहीं चलता। नहीं पता चलता। अल्लाह की मर्जी रजा होती है। समटाइम्स द एप्पल फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री। हाँ, sometimes apple becomes an orange. What you gonna do? This fruity guy. तो खैर सलमान यार, सॉरी सॉरी। सॉरी। लेकिन ऑफ कोर्स ये पूरा ऑपरेशन फंड भी सलमान ही कर रहा है। ये मैं बार बार बात करना चाहूँगा कि सलमान ने ना सिर्फ आइडिया दिया था, बल्कि जो हमारा पूरा एक चैलेंज द गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो सलमान देता है। जो हमारी फॉरेन फंडिंग प्रोक्योरमेंट होती है सलमान करता है, स्क्रिप्ट सलमान लिखता स्क्रिप्ट है, सलमान लिखता है, गेस्ट सलमान अरेंज करता है। जो एंटी गवर्नमेंट होते हैं वो तो फिर हम अपनी मर्जी से गवर्नमेंट कैसे अरेंज करते हैं। Yeah. यार थोड़ा सलमान बैलेंस भी होना चाहिए। ऐसे तो बहुत डीप डीप गेम खेल रहा है सलमान। 4D चेस 5D चेस आई आपको तो फील अंदाजा ही नहीं। कि हम सब यूज हो रहे हैं बाकी हो रहे हैं सलमान के हाथों। ये पूरी यूट्यूब की गेम जो है वो सलमान खिलवा रहा है सबको। लोगों एक को पता ही पाकिस्तान नहीं। में एस्टेब्लिशमेंट गेम खेलती है और एक सलमान खेलता है। 2 मेजर प्लेयर्स पाकिस्तान के पॉलिटिकल मेकअप सलमान का में। एडवांटेज है उसका कोई पार्टनर नहीं, कोई एसोसिएट नहीं है। वो किसको बात लीक करेगा? यस। कोई खबर ही नहीं निकलता वहां से। हमें नहीं पता सलमान कहाँ रहता है, कितनी उसकी शादी है, कितने बच्चे हैं, क्या उसके मामलात हैं। वाकई गाड़ी इसके पास एक हर महीने कोई दूसरी होती है, डिफरेंट होती है। पता नहीं और कैसे है। सलमान एकदम अपीयर करता है दफ्तर, डिसअपीयर कर जाता है। ऐसे ही है, मैंने कभी इसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। अब जस्ट सीन के ये आ रहा है और ऑफिस सलमान में। हर दिन बाद में वॉक करने जाता है दफ्तर के दौरान। हाँ ये भी अजीब बहुत बात ऑड है। बात है। गर्मियों का टाइम है, लाइक मैं वॉक करके आया। बहरहाल आजकल मुल्क के हालात सलमान जैसे सलमान जैसे टाइट और और समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो यार काफ़ी लोग बाहर भाग रहे हैं, काफ़ी बच्चे बाहर भाग रहे हैं। इनफैक्ट जब आप इर्द गिर्द देखते हो तो काफ़ी जो आपके कॉम्पिटेंट और लेट्स से वेल ट्रेन्ड वेल एजुकेटेड लोग हैं वो काइंड ऑफ गायब हो चुके हैं। विच बेग्स द क्वेश्चन कि हम इधर क्यों हैं, विच मीन्स कि शायद हम उतने कॉम्पिटेंट और Well पढ़े trained लिखे नहीं हैं जितने हमें लग रहा था। बट बहरहाल हम इधर हैं और आप लोगों के साथ ही हैं हम। बट मेजॉरिटी लोग बाहर भाग रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि तेरी वो एक रील हमने बनाई थी जिसमें तूने कहा था कि मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ और अपने बच्चे पाकिस्तान में ही बड़ा करूँगा। डू यू स्टिल फील द सेम? आई थॉट कि हम सलमान को ऑन द स्पॉट पुट कर रहे थे, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, इट्स गॉट यू मोमेंट। मैं एग्जैक्टली सेम फील करता हूँ। इनफैक्ट ये सारी बातें 2 साल की हमने प्रेडिक्ट की थी कि मामला बुरा होता जाएगा और चीज़ें वर्सन होती जाएंगी। उसकी वजह ये है कि जैसे एक कमरा गंदा है जिधर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे कूड़ा है और पुराने पिज़्ज़ा के डब्बे पड़े हुए हैं। इसको आके हर किसी को घिन आती है और कोई यहाँ पे काम नहीं करना चाहता।
रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। एक सिचुएशन है कि हम इस कमरे को एज इज छोड़ दें, हम्म दूसरा किसी ओनरशिप लें। जब ओनरशिप की बात करते हैं लेने की, तो अगर आप फाइनेंशियली मोस्ट सक्सेसफुल, आइडियाज़ वाइज मोस्ट क्रिएटिव, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इकोनॉमी की, उनको उठा के मुल्क से बाहर भेजें, उनसे कहें आप सिर्फ पैसे भेजें, तो यही रिजल्ट आएगा जो पाकिस्तान है कि एक वेल फंडेड डे केयर सेंटर है जहाँ पे इंसानों को जानवरों की तरह रखा जाता है, फ्लॉक तैयार की जाती है, अब उसको बाहर की मंडी में जाके बेच दिया जाता है। हमारा रेमिटेंस का जो मेन सोर्स है मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे हमारी लेबर क्लास जाती है। या तो हम बंदे तैयार कर रहे हैं, लेबर क्लास को वहाँ भेज रहे हैं और वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं वहाँ पे। हमने कतर के वर्ल्ड कप में देखा था कितने इनह्यूमेन तरीके से था, यूएई में देखते हैं, सऊदी अरेबिया में देखते हैं। इसके अब नए से नए आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट की जाए, रादर देन सेइंग यार एक प्रॉब्लम है, एज अ नेशन स्टेट हमने खच मार दी है और ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं जी फ़िलिपिनो मेड्स भी तो पैसे कमा के बेचती हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बफ़ख्र आप ये बात नहीं कर सकते। या सो हम उसको प्रॉब्लम ही रिकग्नाइज नहीं करते। इनफैक्ट अब तो काउंटर नैरेटिव दिया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन होता है, इट्स अ बैड थिंग, गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं ये अच्छी चीज़ है, मैं 2-3 साल से कह रहा हूँ, चीफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं ब्रेन गेन हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि हमें 4 बिलियन रिमिटेंस में आ गया। ये कोई चीज़ खुश होने के लिए नहीं है। तो ये उसी तरह के सीलिंग में छेद है, बारिश होती है पानी अंदर आता है और हम खुशी मनाते हैं जब बारिश नहीं होती कि पानी अब अंदर नहीं आएगा। भाई उस सीलिंग को ठीक कीजिए। तो जब ओनरशिप की बात आप करते हैं या कोई भी करता है, तो जो पैसे वाले हैं वो ओनरशिप लेके पैसा लगाते हैं, जो लेबर क्लास है वो अपनी लेबर को प्रेजेंट करती है कौम को बिल्ड करने के लिए। हमारी फाइनेंशियल क्लास अपना फाइनेंस बाहर लेके जाती है, राज यहाँ पे करती है, और हमारी लेबर क्लास बेचारी रोज़गार कमाने बाहर जाती है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, या वो उनसे वापस नहीं आ रेमिटेंस रहे। की कोई तवक्को ना रखना। मिसाल के तौर पे 70s के यूरोप के माइग्रेंट्स अब उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन है, वो रेमिटेंस नहीं भेजेंगे। एक सिंपल मिसाल देता हूँ, हमारे जो खाला थी और खालू थे वो फर्स्ट जन थे, उनके बच्चे सेकंड जन थे जो हमारे फर्स्ट कज़न्स हैं, वो रेमिटेंस नहीं भेजते, और उनके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान नहीं आते। और ये ट्रू है पूरे के पूरे हमारे ननियाल और ददियाल के लिए और हमारे पर्टिकुलर गुजर खान के गाँव के लिए, और ये पूरे पाकिस्तान में सच है। तो ये नॉन सेंसिकल है कि आपका जो डायस्पोरा थर्ड जेन बैठा हुआ है, जो एथनिक डायस्पोरा है, वो पाकिस्तानी डायस्पोरा भी नहीं, एथनिक डायस्पोरा है। या पठानों का अपना डायस्पोरा है, बलोच का अपना डायस्पोरा है, सिंधी का अपना डायस्पोरा है, पंजाबियों का अपना डायस्पोरा है। वो अब पाकिस्तान का डायस्पोरा नहीं रहा। या तो वो आपको कोई एज सच हेल्प फैसिलिटेट नहीं करेंगे। सो मच सो कि जो सेंसस है बाहर का, कि जो लोग वहाँ पे सेकंड थर्ड जेन है, वो ये पसंद भी नहीं करते कि पाकिस्तान से वो लोग रखें। क्यों? क्योंकि तासुर पूरी दुनिया को ये कि पाकिस्तान से चोर बाहर आते हैं, आपके वीज़ाज़ क्यों रिजेक्ट और डिनाई हो रहे हैं। तो ये बहुत एक सिली बहस है, और मैं समझता हूँ कि इंसल्ट टू इंटेलिजेंस है कि हमें गुफ्तगू भी करनी पड़ती है कि आप बात क्या कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये कहाँ कहाँ जा सकता था? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे, प्राइवेट बिजनेसेस खड़ी हो सकती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकता था, गवर्नमेंट या प्राइवेट एजुकेशनल स्कीम्स में जा सकता था, वहाँ पे नहीं गया। तो आपको सेकंड और थर्ड टियर मिला। जब आपको सेकंड और थर्ड टियर मिला तो रिज़ल्ट भी वही आएगा। जब रिज़ल्ट वो आएगा तो आप मज़ीद फाइनेंशियल रिसोर्स लगाओगे कॉम्पनसेशन के लिए। तो ओवरऑल आप एक सर्कल में घूमी जा रहे हो। जब इस सर्कल को ब्रेक करने की बात करते हैं तो एक पीरियड ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, वो कोई बर्दाश्त करने को नहीं तैयार। और इसकी मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। फ़लस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पैसे भेजे तो लोग कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज ही मैं प्रोग्राम देता, कहते जी फ़लस्तीन तो सुई नहीं पहुँच सकती, ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ में चल रहा है। तो पैसे लोगों ने 150 अरब रुपया इकट्ठा किया फ़लस्तीन के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये इतने जाहिल कैसे हैं। फ़लस्तीन ना सिर्फ पैसे पहुँचते हैं, जो पूरी मुस्लिम उम्मत, पूरी दुनिया एड इकट्ठा कर रही है, उससे रेफ्यूजी कैंप्स भी सेटअप होते हैं, हॉस्पिटल रीबिल्डिंग के प्रोसीजर भी स्टार्ट होंगे। कोई यूएस और इसराइल इसके पैसे नहीं देंगे। तो ये इंतहाई नॉनसेंसिकल बात है।
दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी जंग लड़के आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे, तो लिहाजा वो भी ना करें, तो फिर तीसरा आउटकम है कि उनको मरने दें, या फिर जिस तरह आप बताया जा रहा है कि उनको रिलोकेट कर दें। या तो वो एक डिफीट है। हाँ, उसका आप कहना स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि डिफीट रिट्रीट होती है, रिट्रीट के बाद फिर अटैक होता है, बकवास है। सद्दाम इराक तबाह किया गया, ईरान को तबाह किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान को तबाह किया गया, सीरिया को तबाह किया गया, लिबिया को तबाह किया गया। ये मसाले बेपनाह हैं, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर दिया। मास है उनके जिन्होंने कहा अमेरिका अबू, जिसमें ऐसे कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर छोटे प्लेस हैं लाइक ओमान, सॉर्ट ऑफ इनसिग्निफिकेंट, जो 3 मेजर पावर्स हैं जिनको बीकन ऑफ मुस्लिम लाइट दिखाया जाता है, वो तो पपेट्स हैं। या बिकॉज हमने आई थिंक जो ग्रेट एस्पिरेशन टू एस्पायर टू जो रखती है वो मटेरियल वही है, यानी कि दुबई जो है वो इसे इतना पसंद दुबई किया को तो जाता पहले है कि साइड वो पे कर देंगे, दुबई कोई मुल्क नहीं है, यूएई यूएई कोई मुल्क नहीं है, ये 10 लाख लोगों का मुल्क नहीं होता, आप कुछ भी नहीं है, आप साइड पे हो जाए, ये तो किसी खाते में नहीं होना चाहिए। कतर भी कोई मैं नहीं सुनता मुल्क है, एक छोटी सी रियासत है जिनके पास तेल है। सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन फिर भी साइजेबल है। आई मीन ये तो फिर यू कैन से दिस अबाउट जितनी भी आपकी ये गल्फ स्टेट्स हैं वो तो मैं किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री जो छोटी है, सारी प्रॉपर गल्फ हुई हुई स्टेट हैं। जो है, उसका कोई भी मॉडल नहीं समझता पाकिस्तान में वर्केबल, इंडिया में नहीं समझता वर्केबल, अमेरिका में नहीं समझता, चाइना में नहीं समझता। ये नॉनसेंसिकल बात है भाई। एक मुल्क की 25 करोड़ आबादी है, 7th या 8th लार्जेस्ट लैंड मैस मुल्क है, तुम उसका मुकाबला कतर से कैसे कर सकते हो? सिंगापुर से करें ना, चले। अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर, सिंगापुर उससे 10,000 गुना बेहतर है, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है ना। सिंगापुर ये है 45 मिनट में पूरा शहर छापा जाता है। या ये तो ओएसिस बने हुए हैं, ये पूरी दुनिया रेगिस्तान है और हम ओएसिस हैं, और हमारे ओएसिस होने की हैसियत से आप यहाँ पैसा लाते हैं और उस पर हम याशी करते हैं। तो ये तो बेसिकली बहुत बड़े पार्टी हब्स हैं, ब्लैक मनी के या जगह है, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं मतलब है। अक्सर हम बात करते हैं कि दुबई में एक धमाका हुआ तो वो सारी इकोनॉमी जो है दुबई में आपकी एक यूक्रेनियन collapse ओनली होनी है। फैंस मॉडल कत्ल हुई है, एक जो रिपोर्ट हुई है, सनसनी मची है पूरी दुनिया में। हर बंदा उसे वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि जनाब ये बहुत ज़्यादती हुई है, देखें रियल बार्बरिज्म आपको नज़र आ गया। तो यानी कि जो गोरों ने आपको ये ठप्पा दिया था कि ये AAA सर्टिफाइड हैं, दुबई इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, या एक बंदे के कत्ल होने से, जो एक ओनली फैंस मॉडल है, पोर्नोग्राफी बनाती हैं। या बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कत्ल होना चाहिए था, बहुत सैड बात है, कोई भी बंदा मरता है, लेकिन क्लियरली वो कोई प्रेसिडेंट नहीं कत्ल हुआ जिस तरह अमेरिका में होते रहे हैं। ट्रम्प की अभी असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है, ऐसे ही ठीक है। है, वो ही है। तो सब ने कहा जी ना, ये देखा ना, ये जानवरों की असली शक्ल आ गई। बेसिकली हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पोस्ट 2001 मुस्लिम्स को अदराइज किया गया है, कंट्रीज़ को नहीं, मुस्लिम्स को। ऐसे है। और मुस्लिम्स में एक स्पेशल क्लास बनाएगी रिच मुस्लिम्स की, जिनको एग्जेम्पशन देगी। सो और मुस्लिम्स आर एनिमल्स एक्सेप्ट इफ दे आर रिच। आप समझ गए? और उसमें भी जब तक उनकी वेल्थ हमारे फायदे की है, वरना हम उनको भी अदराइज कर देंगे। सऊदी ऐसे अरेबिया है। के साथ हो रहा है, ट्रम्प ने आके चूड़ी टाइट की है, या ठीक। बट जब तक वो प्ले बॉल कर रहे हैं बेसिकली वेस्ट के साथ तब प्ले तक बॉल उनके नहीं, जब ऊपर तक वो पैसे तब दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं। देखिए, हम हमेशा कहते थे कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का दुनिया है ना, वो भत्ते पे एग्जिस्ट करता है। लोग कहते थे नहीं, वो फ्रीडम्स पे एग्जिस्ट करता है। वो भत्ते पे कैसे एग्जिस्ट करता है कि यू पे मास्टर्स मनी ताकि वो आपकी प्रोटेक्शन करें, आपको अपने क्लब में आने दें, और फिर आप शुक्रिया भी अदा करें। तो एज ऑफ एम्पायर कंटिन्यू कर रही है। इसको एज ऑफ एम्पायर व्यू करने से आपके जितने भी दिमाग के चेम्बर बंद हुए हैं ना, खुल जाते हैं। जैसे आप प्री वर्ल्ड वॉर 1 देखें तो हर एक शहरी, हर एक किंगडम, हर एक नेशन एज ऑफ एम्पायर को एक्सेप्ट करती थी और अपने आप को उसका तैयार करती थी। ऐसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कोई नेशन अपने आप को एज ऑफ एम्पायर के लिए तैयार नहीं करती, सवाए अमेरिका, रशिया, चाइना के। मैं इसमें यूके, फ्रांस को भी नहीं डालता। अमेरिका, रशिया, चाइना ने, एंड टू सम एक्सटेंट इंडिया ने अपने आप को एज ऑफ एम्पायर के लिए तैयार किया है कि जनाब हमने ग्लोबल सुपर पावर बनना है। यहाँ पे बात करो कि आपने अपना ये अज़ाइम बनाना है, तो लोग नुक्ताचीनी करते हैं। अच्छी बात है, करें। वो अपनी इंटेलिजेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि माओ जेडोंग ने 50 ईयर प्लान बनाया। चाइना की एक पूरी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन थी। एट एनी गिवन पॉइंट चाइना ने ये नहीं कहा हम ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। उन्होंने प्लान बनाया, प्लान को एग्जीक्यूट किया, उसमें उन्होंने धक्के खाए, मारे खाई, और फिर उसको एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्लान बनाने पे गुस्सा है,
साउथ अफ्रीका हमसे कमज़ोर मुल्क है, ठीक है। हम्म, साउथ अफ्रीका ने जाके इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ रहा है जो इसराइल के खिलाफ। हम्म, चले हम एक्सेप्ट करते हैं हम जंग नहीं जीत सकते, हम पैसे नहीं भेजते, हम ये तो कर सकते थे। हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं फंडामेंटली कि जो हमारा मुल्क है वो एक सैटेलाइट स्टेट है, और उस सैटेलाइट स्टेट के कॉन्सेप्ट से हमने पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम की मेंटालिटी तबाह कर दी। अब आपके पास अगर 2 रुपये हैं, चले मैं 2 रुपये भी डिफाइन करता हूँ, आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं 40-40 लाख रुपए की, 80 लाख की, आपके पास एक 1.5 से 3 करोड़ रुपए का घर है या फ्लैट है, आपके 2 बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे 30-40 हज़ार फीस है मंथली, और आपकी 10-11 लाख 12 लाख इनकम है। हम्म, आप कहते हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं एक आंच की तकलीफ नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत जैसे जाहिल लोग, हमेशा से हम कहते थे वो जाहिल आदमी है, वो कहते हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दिया है वो अपनी i7 भी दे दें, जो BMW की गाड़ी उनके पास। सबसे पहली चीज़, मुफ्ती तकी उस्मानी का अनाउंस करना कि मैंने कितने पैसे दिए क्यों ज़रूरी है? क्या मुफ्ती तकी उस्मानी ने पैसे नहीं दिए? शेर अफजल मरवत साहब को पता है या नहीं पता? जो देवबंद जमात है जो वो फ़लस्तीन के लिए कर रही है, उसका इंसाफ को आइडिया भी नहीं है। पागल आदमी है ना, सियासतदान तो बेवकूफ़ होता है बेसिकली। उसी तरह उनका फतवा देना, मुफ्ती मुनीब का फतवा देना कि जनाब जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बात करते हैं कि जनाब किसी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि हम इतने पैसे देंगे जिहाद के लिए, हम अपने बच्चे जिहाद को ऑनलाइन लगा देंगे। बड़ी अच्छी बात है। एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि स्टेट का काम है ये सब कुछ करना, आपका काम है स्टेट से डिमांड करना। मुफ्ती तकी उस्मानी स्टेट से डिमांड कर दी, स्टेट का काम है करना। बकौल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लॉजिक है, योर वर्क इज़ कम्प्लीट। ठीक, उलेमा से गिला ये था कि वो फतवा नहीं दे रहे। अवाम का काम है मुतालबा करना, उलेमा का काम है उसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे चेक करना, गवर्नमेंट का काम है एग्जीक्यूट करना। ये तो अली भाई ने सिखाया। अवाम ने डिमांड किया, उलेमा ने फतवा दिया, सरकार कर नहीं रही, लेकिन बुरे कौन है? मुफ्ती तकी उस्मानी। क्यों? क्योंकि सरकार को कुछ नहीं कहना। हाँ, सरकार को इसलिए कुछ नहीं कहना क्योंकि शायद ये टोपी ड्रामा हुआ है। ये मेरा भी मौक़िफ़ है। क्या टोपी ड्रामा हुआ? मुफ्ती तकी उस्मानी ने जो फतवा दिया है और मुफ्ती मुनीर ने फतवा दिया है, कोई उसमें टाइमलाइन नहीं है, कोई उसमें गुफ्तगू नहीं है कि जनाब अब पार्लियामेंट में ये बहस करना फ़र्ज़ हो गया आप पे। ना आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कोई बात की है, ना आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कोई बात की है, ना आपके प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात की है, ना ही आपके DGISPR ने कोई बात की है। जस्ट टू बी क्लियर, ये फतवे जो हैं ये बेसिकली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ उलमा की तरफ से आए हैं और यहाँ पे बस वो रिपीट किए गए हैं, यानी कि वो कन्वे किए गए हैं कि ये फतवा आ गया है। पूरी जो आप कह लें अहले सुन्नत की बॉडी है दुनिया में, उनके आपस से मरासिम और लिंक्स हैं। 1 साल के 1.5 साल के टेन्योर के ओवर हर चीज़ को देखते हुए, समझते हुए, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हुए, UN में जाते हुए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हुए, सीज़फायर देखते हुए, पोस्ट ट्रंप दुनिया में ये डिसाइड किया उलेमा ने कि जनाब अब जिहाद फ़र्ज़ हो गया। हर ऑप्शन ट्राई कर ली गई है। उन्होंने कोई 3 महीने बाद नहीं दे दिया था, 10 दिन बाद दिया, उन्होंने भी 1.5 साल देखा है। मैं कहता हूँ जी आप हुस्न ज़न रख लें कि वो डरे हुए नहीं थे, वो देख रहे थे हो क्या रहा है। हो सकते बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में स्टार्ट होते हैं, 10 दिन बाद बंद हो जाते हैं, ऐसा ही है। 20 दिन बाद बंद हो जाते हैं। यूक्रेन का जो जंग है वो नहीं बंद हो रही, ठीक है। इसलिए जो यूक्रेन का आप समझ लें वॉर ऑफिस है वो अमेरिका से लंदन चला गया कि अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन्होंने कहा तो लिहाजा हमने हमारी कौम की, पाकिस्तान कौम की जहन जो है तबाह कर दिया है। उसी तरह क्या कहते हैं, जब आप इनिशियल बात कर रहे थे कि जी लोग जॉग दर जॉग बाहर जा रहे हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, ना मैं आलिम को फतवा दे दूँ ये हराम है। आप जब मुल्क से बाहर जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, आप वो पैसे वापस रिमिट कर रहे हैं, अगर आप मिडल ईस्ट के हैं, ठीक है, तो आप लेबर क्लास में अब जाके वहाँ पे थोड़े से बेहतर जॉब्स बनना शुरू हुए हैं, लॉयर्स वगैरह ये वो के लिए। अगर आप तो जा रहे हैं यूरोप और अपना फिर आपने पिंड आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना है, जैसा सब ने किया था। मैं किसी को भी नहीं जानता जो यूरोप 40 साल लगा के वापस आया है। ऐसा ही है, वहीं पे होते उधर ही हैं। होते मिडल ईस्ट 20 साल 10 साल 15 साल आते हैं, और आप पैसे वापस भेज रहे हैं, तो आप जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो सिर्फ मनी है। और वैसे एक ये भी बता दूँ, जितने घराने मैंने देखे और कमेंट्स में लोग इस बात की
तस्दीक कर सकते हैं यहाँ कैसे ये गलत है। जितने एक बंदा एक मियाँ बीवी बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो पीछे वालों को वो पाल रहे होते हैं बस, उनको पैसे दे, वो करते कुछ नहीं है। आपकी पूरी की पूरी झेलम गुजर खान की बेल्ट में जितने वेले फारग लोग बैठे हुए हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार इंग्लैंड से है, मेरा फ़लाँ रिश्तेदार जर्मनी से है, मेरा फ़लाँ रिश्तेदार सऊदी अरेबिया गया हुआ है, तो आपकी सिटीजनरी अनप्रोडक्टिव है। सरकार इसी में खुश है कि रेमिटेंस आए। सिटीज़न प्रोडक्टिव वो इसमें खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि सिटीज़न प्रोडक्टिव करने के लिए सिटीज़न को तालीम देनी होगी। पाकिस्तान में लार्जेस्ट ड्रॉप आउट रेशियो किस तालीम के सतह पे है आपके ख्याल से? स्कूल प्रॉब्ली 6ठी 7वीं जमात। सेकेंडरी। ओह, अब सेकेंडरी के अंदर आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन नहीं पहुंचती, आप क्या करेंगे? सेकेंडरी को इंसेंटिवाइज करने के लिए आपको सेकेंडरी के बाद स्किल्स के स्कूल्स चाहिए जहाँ से वो जॉब सीख सकें। वो कौन बनाएगा? टेफटैक बहुत बड़ा इदारा है, बेपनाह फंडिंग है, प्रेजेंस क्या है पता नहीं। ठीक, तो सरकार को डिसइंसेंटिव है किसी भी एक्चुअल ग्रोथ का, क्योंकि जी $4 बिलियन रेमिटेंस आ गई है। इमरान खान साहब ने भी इस पर रिलाई किया, नून लीग भी इस पर, पीपीपी आज रिलाई कर रही है। ये सरकार की पॉलिसी रही है थ्रू आउट पाकिस्तानी हिस्ट्री। तो जो एक चीज़ एक आप समझें दीवार के ऊपर टेप लगाने की थी आर्जी तौर पे, वो हमारा परमानेंट सोल्यूशन है। और उसके साथ हमारा एक लार्जर सोल्यूशन होता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, जो भी मैं समझता हूँ रेमिटेंस की ही शक्ल है कि आप बेसिकली अपने आप को तबाह करते हैं पैसों के लिए। मैं रेमिटेंस को भी ऐसे देखता हूँ कि कौम को आपने तबाह करना है तो उनको रेंट सीकिंग पे लगा दें। किसी भी सेठ से आप पूछें कि तूने अगर अपने बच्चे को तबाह करना है तो क्या कहेगा? जी किराए की चीज़ां उन्होंने लै दो तो सारी उन्होंने किराया अंदर है, बच्चा तबाह हो जाएगा। यही रेमिटेंस की शक्ल है। या Right? तो ये एक लार्जर प्रॉब्लम है। इसमें सीधा मिसाल दे देना कि एक बंदा इंग्लैंड गया था, उसने वहाँ से एक चीज़ वापस ले आया, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली, उसके घर वाले ये इंडिविजुअल केस है। फाइलें जब आम थी, खैर अभी भी आम है प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन जब बिल्कुल अंधेर नगरी थी तो 1000 में से एक सोसाइटी बहुत अच्छी बनती थी, ऐसे ही। लेकिन 999 जो थी वो आत्मा रोल देती थी। या तूने एक अच्छा केस लेआउट किया है कि पाकिस्तान की एज अ कॉम जो है हमें जो नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, लेकिन जैसे तूने ऑल्सो मेंशन किया कि अल्टीमेटली ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है और जो चीज़ लोगों को ड्राइव कर रही है वो उनकी पर्सनल इंडिविजुअल कंफर्ट्स ही होती हैं। मतलब लोग यहाँ पे रूल ऑफ लॉ से तंग हैं, लोग यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको नहीं पसंद होती, तो वो ये डिसीजंस और ये स्टेप्स लेते हैं बाहर जाने की। तो इसको किस तरह फिर मिटिगेट किया जाए? डू यू थिंक कि हमारे अंदर एज अ कॉम वो जज्बा है अभी भी कि हम कहें कि यार नहीं, हम फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान हम इधर ही रहेंगे? देखिए, आपका ये जो गुफ्तगू है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, और जो लोग ये बहसते हैं कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने गिव अप कर दिया, आपको नज़र आया कुछ बेहतर नहीं हो सकता, तो आप यहाँ से इमिग्रेट कर जाते, नेवर टू कम बैक। राइट। आप तो मुद्दे से निकल गए। हमारे कितने लोग इमिग्रेट होते हैं और कितने लोग एक्चुअली जॉब करने जाते हैं जो इमिग्रेट नहीं हो सकते। ज़्यादातर जॉब करने जाते हैं जो इमिग्रेट नहीं हो सकते, तो उन्होंने तो यहीं वापस आना है। तो 30 साल सऊदी अरेबिया काम करके तुम जब 50 से वापस आओगे तो ये तो होगा ना, उस के ढेर में तुम्हारा पैसा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और अगर तुम्हारे पीछे रिश्तेदारों ने उस पैसे का शायद सही इस्तेमाल कर लिया तो चलो एक प्लाट और कोठी बन जाएगी। तो तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई पॉवर्टी एलिविएशन नहीं हुई, अपवर्ड मोबिलिटी उस तरह नहीं हुई। तुम एक बिगर पाइल ऑफ शिट से लेसर पाइल ऑफ शिट में आ गए। तुम पहले जहाँ पे पिंड के आउटस्कर्ट्स में रहते थे तुमने पिंड के सेंटर में घर बना लिया, लेकिन तुम्हारी औलाद और उसकी औलाद को तालीम नहीं मिलेगी, हेल्थ केयर नहीं मिलेगी, उनकी भी मजबूरी होगी सऊदी अरेबिया जाने की। एक जनरेशन के लिए तो ये मजाक ठीक होता था कि हम जाएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, यूरोप जाएंगे, कमाएंगे और पाकिस्तान पैरों पे खड़ा होगा। राइट। ठीक है, लोग इंडिया की मिसाल देते हैं कि जनाब इतनी बड़ी उनकी डायस्पोरा बाहर है। बड़ी अच्छी बात है आपकी। इंडिया की इकॉनमी एक इंतहाई घटिया इकॉनमी है मेरे नज़दीक। जो इकॉनमी पॉवर्टी एलिविएट नहीं करती वो इकॉनमी बेमायनी है। वो सिर्फ एक अमीर की इकॉनमी है, उसको बड़ा बलून करने के लिए। इंडिया की वो इकॉनमी है। इंडिया की पॉवर्टी एलिविएशन पाकिस्तान से बुरी है। इंडिया के अंदर ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं, लिविंग कंडीशंस वर्सन हो रहे हैं। ऐसे ही तो है। ये कोई कंपैरेटिव नहीं है
तूने वो छोटी बच्ची बाय द वे देखी है जो जाके ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है इंडिया की डिफरेंट स्लम्स के अंदर? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, वो काफ़ी खौफनाक हैं मैं स्लम्स। भेजिए, मैं देख लूँगा। लेकिन ये दुःख है मुझे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम सब कॉन्टिनेंट के हैं। ऐसे ही है, को मैं फ्रांस से नहीं आया हुआ, ऐसा ही है। ठीक है? तो कोई खुशी नहीं होती मुझे देख के। किसी भी मुल्क में स्लम देख खुशी क्यों होगी आपको? आप जानवर तो नहीं है। अगर आपको लॉस एंजलिस के होमलेस नज़र आएँ, तरस आता है। तो कोई भी इकॉनमी जो पॉवर्टी एलिविएशन में सक्सेसफुल नहीं है, एक फेल्ड इकॉनमी है। वो या तो अमीरों की इकॉनमी है। उसने ह्यूमैनिटी के लिए क्या या नहीं किया? कुछ भी नहीं। ह्यूमैनिटी अपनी अपनी कौम के लिए क्या किया? देखिए, पाकिस्तान के अगर 40% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, 30% लोग लोअर अपर सेंट्रल मिडिल क्लास में, 1 या 5% लोग एलीट में, तो मुल्क तो मेजॉरिटी गरीबों का है ना, ऐसे ही है। ठीक है? तो उनके लिए क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो अगर आप जनरेशन बाय जनरेशन वही रेमिटेंस का काम कर रहे हैं, वही वॉर मॉन्गरियाँ काम करें, जो उसी बेस लाइन डिजीज़ का एक और सिम्टम है कि हम रेंट सीकिंग करेंगे, हम बनाएंगे कुछ नहीं। रेमिटेंस भी रेंट सीकिंग है, जंग बंदी भी रेंट सीकिंग है। बट एक सेकंड, सो तूने एक एग्जांपल दिया एक लेबरर का जो जाता है सऊदी अरेबिया, वो पैसे वापस भेजता है, इमिग्रेट वो नहीं कर पाता, फिर वो वापस आता है और कंडीशंस उसकी शायद उतनी ही बुरी हैं जितनी पहले थी, या शायद उससे भी ज़्यादा बुरी हैं। अब इस बंदे के पास अगर ये पाकिस्तान में रहता, डू यू थिंक कि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी थी या वर्स होनी थी एज अपोज टू कि वो बाहर गया मेरी अकल के मुताबिक जो मुश्किल हालात उसने सऊदी अरेबिया में देखे, वो कोई फैक्टर इन नहीं करता। जब 12 बंदे एक छोटे से कमरे में रहते हैं, श्योर 3 टाइम के बजाय 1 टाइम खाते हैं, जो वहाँ मालिक होता है वो मारता भी है, गालियाँ भी देता है, तनख्वाह भी काटता है, अक्सर औकात जेल भेज दिए जाते हैं। जो एक हार्श रियलिटी में वहाँ रहता है उसको फैक्टर इन करूँ, जो मुल्क के हालात 20 साल बाद होते हैं उसको फैक्टर इन करूँ, जो बाप के मौके पे ना होने का औलाद का हाल होता है उसको फैक्टर इन करूँ, तो भाई वो यहाँ रहता तो बेहतर था। फिर जब वो यहाँ रहता, उसकी सरकार से जो रंजिश और डिमांड थी वो डिफरेंट होती। हमें हमेशा एक मंत्रा सिखाया गया है कि जनाब आपने खुद करना है। क्यों? क्या ये मुल्क नहीं है? मुल्क है ना। हम बात करते हैं कि जी घर के अंदर हर किसी ने कंट्रीब्यूट करना है, मियाँ ने, बीवी ने, माँ बाप, बच्चों ने मिल के घर चलाना है। लेकिन जब हम मुल्क के लेवल पे कहते हैं बेटा आपने करना है जो करना है, क्यों बाकी झक मार नहीं ले आए हुए? भाई सब ने करना है ना। हमारी बिल्डिंग के सामने कूड़ा है, हमने उठाना है, साथ वाले ने उठाना है। अगर मुझे सबका कूड़ा उठाना है तो फिर मैं कहूँगा ना बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो जब आप एक सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करते, उसकी रियलिटी को डेली फेस नहीं करते, उसके खिलाफ लड़ते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव पीपल्स पॉलिटिक्स पिंडों गाँव में होती है। वो लोग एक होके अपने MP MNA को डंडा दे के चीज़ें करवाते हैं। सिटी सेंटर्स के अंदर ये वाली पॉलिटिक्स कम होती है। मेजॉरिटी की पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, ऐसे मेजॉरिटी की लेबर फोर्स वहाँ से मिडल ईस्ट में जा रही है। तो भाई, और फिर हमारे लोगों को इनकरेक्ट डिमांड्स हैं, उसकी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो जो आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है एजुकेटेड क्लास का, जो कल को ये सोशल वर्कर्स बन सकते हैं, वो भी नहीं है। तो आपकी लेबर फोर्स भी मुल्क से बाहर जा रही है, जो मोस्ट केपेबल थी। आपकी इंटेलेक्ट जो मोस्ट केपेबल था वो मुल्क से बाहर जा रहा है। तो पीछे आपके पास क्या रह गया? डी कैटेगरी चीज़ें। इसीलिए इनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे वो एकेडेमिया में हो, अच्छी लेबर क्लास हो, अच्छे टेक्नीशियंस हो, वो मुल्क में रहें, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ को बेहतर करें। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी,
कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। अच्छा, तो लाइक इसी फिर उस पे आ जाते हैं कि सिंस हमने लेबर क्लास डिस्कस कर ली, अब जो पढ़ा लिखा बंदा है, जो बाहर जाके उससे अच्छी जॉब भी मिल जाती है, उसे इमिग्रेशन का चांस भी मिल जाता है, वो अपना कहीं हाथ पैर मार के ग्रीन कार्ड ले लेता है, सिटीजनशिप ले लेता है, उसको क्या इंसेंटिव है कि वो पाकिस्तान में ही रहे और यहाँ पे ही यानी कि किसी टेक्निकल अपनी स्किल को इस्तेमाल करे, वेयर एज़ बाहर उसको पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, मे बी उसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर मिल रहा है। जो यहाँ पे बुनियादी सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान क्यों है और पाकिस्तान क्या है। अगर तो पाकिस्तान कायद आज़म की एक ख्वाहिश है तो फिर तो ये बहस बेमायनी है, हम यहाँ क्यों हैं। एक बंदे की ख्वाहिश थी, बना गया, ठीक है। आज से 100 साल बाद अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहता है, लोग कहेंगे जी वो एक बंदा था, उसका नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, वो पता नहीं जी उसकी गांधी के साथ नहीं बनती थी, उन्होंने कहा जी मैं मुल्क बना दूंगा। तो लेकिन अगर पाकिस्तान बनाया गया ग्रैंडर विजन के लिए, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसमें हम सब ने हिस्सा डालना है। फिर पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान एक सेफ लैंड होना था मुसलमानों के लिए, इस नज़रिए पे ये बना है। लोग माने ना माने, कहें जी कायद आज़म सेकुलर थे, ये थे वो थे, जागीरदारों के लिए बनाया गया है। लोगों जिन्होंने इमिग्रेट किया उन्होंने जागीरदारों के लिए नहीं किया था। कोई पागल है जो इंडिया से उठ के कहे कि जनाब मैं बहावलपुर के प्रिंसली स्टेट में जाके नवाब की राया में शामिल होना है, इसलिए मैं हिजरत कर रहा हूँ। वो इस्लाम के नाम पे ही था। तो एक इस्लामिक नेशन स्टेट बननी थी और वो एक मॉडल स्टेट होनी थी। ये वो ड्रीम है जिसको अचीव करने में मैं समझता हूँ आपको अपनी जान लगानी चाहिए। ये आपकी जन्नत का बायस बन सकती है, क्योंकि इस वक्त आपके पास कोई मॉडल इस्लामिक रियासत नहीं है। मॉडल रियासतें हैं जो दुनियावी पैमाने पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पर मॉडल इस्लामिक रियासत नहीं है। तो अगर पाकिस्तान ये है और ये होना चाहिए, तो फिर तो भाई ये बंदे चाहिए, हमें ये बंदे चाहिए। हमें रिलीजियस इंजीनियर्स चाहिए, रिलीजियस डॉक्टर्स चाहिए, ठीक है। राइट। एंड यही लोग, तुझे नहीं लगता कि ये टर्की में जाके ये कर सकते हैं या ये सऊदी अरेबिया में जाके ये कर सकते हैं? वाई स्पेसिफिकली पाकिस्तान में उन्हें ये करने बड़ी की अच्छी ज़रूरत बात है। आप सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ वो कुत्ता बिल्ला समझते हैं। टर्की के अंदर टर्कमैन रेस फर्स्ट, मुस्लिम सेकंड है। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल मुताबिक क्रिएट की थी। यहाँ एक डोमिनेंट रेस नहीं है, एथनिसिटी नहीं है, ये मल्टी कल्चर है। और हमारी यूनिफाइंग फोर्स इस्लाम है जिसमें तफरीक नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सैयद हैं, सलमान पठान है, मैं राजपूत हूँ, हमारी कॉमनैलिटी इस्लाम है, ठीक। हमारी एथनिसिटी नहीं है, हमने उसके मुताबिक कुंबे नहीं बनाए हुए। टर्की में ऐसा नहीं है। टर्की में एक टर्कमैन कौम है और कर्ड्स हैं। तो कर्ड से पूछें कैसा लगता है उनको, खुशबू लगा के जो वो फिर रहे हैं बेचारे। सऊदी अरेबिया में आप किसी से भी पूछ लें, साउद में और जो अरब है और बाकी में क्या फ़र्क है। यूएई के अंदर आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के हकूक़ और पुलिस के रवैये में फ़र्क में देख लें, तो ये कंट्रीज़ तो इस्लाम से दूर हट चुकी हैं। इवन अर्दोगान साहब का जो इस्लामिक टच है एक सेकुलर टर्की के अंदर, वो मोस्टली एक ऑटोमन प्राइड, टर्कमैन प्राइड टच है। और उनका ये जेन्युइन बिलीफ था कि हम सुपीरियर हैं, और ये चीज़ ने फ्यूल किया था उनके एम्पायर को। तो पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे इतनी कौमें हैं। बंगाली थे, आपके पास सिंधी थे, मुख्तलिफ़ कौमें थी महाजरीन में, उर्दू स्पीकिंग थे, मेमन थे, बिहारी थे, बोरी थे, इस्माइली थे। आपके पास बलूचिस्तान के अंदर 2-3 कौमें हैं, बलोच कौम है, हज़ारा है, पठान है, KPK में मुख्तलिफ पठानी कबाइल हैं, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, पंजाब के अंदर इतनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ एथनिसिटीज़ हैं। आपके पास यूनिक अपॉर्चुनिटी थी और मैं समझता हूँ है और क़यामत रहेगी कि आप एक इस्लामिक आइडेंटिटी बनाएं।
अगर मैं आपसे एक बात करूं, पूरी दुनिया में इस्लामिक आइडेंटिटी क्या है नेशन स्टेट के पैराडाइम में, तो ज़ीरो मिसाल है। ऐसे साउथ आइडेंटिटी है, सऊदी अरेबिया, ये क्या नाम है? ये एक कबीले का नाम है, वहाँ पे और कबीले भी हैं, तो उसका नाम सऊदी अरेबिया क्यों है? उस कबीले का है, ठीक है। कतर की क्या आइडेंटिटी है? एक अरब सब कल्चर की आइडेंटिटी है। सीरिया की क्या आइडेंटिटी है? उनकी अपने एक एथनिक कल्चर की आइडेंटिटी थी, वो भी खैर एक बहुत माइनॉरिटी का कल्चर सब पे सुपर इम्पोज हुआ होता। अब जब HTS आए तो देखते हैं वो क्या करते हैं। क्या करते हैं, मगर जो तू बात कर रहा है ना, उसमें अनफॉर्चुनेटली वाज़ेह हो रहा है कि जहाँ जहाँ लोगों ने कोशिश की है, जिस मुल्क ने कोशिश की है, जिस कौम ने कोशिश की है इस्लाम को एक ट्रू उसके मायने में प्रिजर्व करने की, उनके मटीरियल हालात इस वक्त काफ़ी कमज़ोर हैं। कोई भी नहीं है, आप बता दें कौन है जिन्होंने कोशिश की ये है, बताएं। आई वुड से लाइक अफगानिस्तान। अच्छा, अगर एक मुल्क कोशिश करता है, लेट्स से तालिबान आती है गवर्नमेंट 94 में या 95 में, एग्जैक्ट ईयर में बोल रहा हूँ, शायद 92 में आ जाती है, तालिबान आ जाती है, उसका होता क्या है? क्या इंडिया होता कहते हैं हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस्लामिक रियासतें कहते हैं हम ट्रेड नहीं करेंगे। एग्जैक्टली मैं ये बात कर रहा हूँ ना, Zero यही तो chance। खौफनाक बात है। ओके, मैं ये पिट रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन भी है, इकॉनमी साइज़ भी बड़ा है, सराउंडिंग में इस्लामिक नेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, ट्रेड अलाइंसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन स्टेट बन जाए, चाइना फिर भी ट्रेड करेगा, अमेरिका फिर भी आपकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए आपको इंपॉर्टेंस देगा, अफ़गानिस्तान ट्रेड करेगा, सऊदी अरेबिया ट्रेड करेगा। अफ़गानिस्तान की जो हिस्ट्री है अगर आप उसे पढ़ें, अफ़गान बादशाह, फिर अफ़गान प्राइम मिनिस्टर, फिर अफ़गान वॉरलॉर्ड्स और फिर अफ़गान तालिबान, एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वॉरफेयर में। फिर पोस्ट अमेरिकन एग्जिट वहाँ पर जो सिचुएशन है, तो उसमें तो एक शर्मनाक रोल मुसलमान मुल्कों ने अदा किया है कि उनसे वो हाथ मिलाने को नहीं तैयार। उसके बावजूद इंडिया अफ़गानिस्तान से ट्रेड कर रहा है, ऐसे चाइना अफ़गानिस्तान से ट्रेड कर रहा है। तो एक कंट्री कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आई है, उसका रिजल्ट हम 30 साल बाद डिस्कस करेंगे। अभी एक बंदा क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है और जो बंदा क्वेश्चन नंबर 100 का जवाब दे रहा है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, मैं तनकीद के तौर पे ये बात नहीं कर रहा, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आई थिंक जो मॉडर्न दुनिया है वो वैसे ही इतनी अपोज्ड टू। मॉडर्न दुनिया नहीं अपोज्ड, ये बहुत हमने वो देते हैं ब्लैंकेट, चंद ममालिकों की इस्टेब्लिशमेंट। श्योर, जो लिबरल रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है आपका, वो नॉनसेंस है। उसकी जो उसके लेट से जो बुनियादी पॉइंट हैं जो आपको तस्लीम करने होते हैं, नहीं अगर करने आपने होते, नहीं करने अगर आपने उनके साथ नहीं करने होते। सऊदी अरेबिया वो ने करना नहीं किए, कतर ने नहीं आई किए। मीन सऊदी अरेबिया जो है उसने लिबरलाइजेशन की तरफ स्टेप्स सऊदी नहीं लिए। अरेबिया चंद महीने हुए हैं दुनिया की हिस्ट्री में, 60 से अमेरिका और सऊदी अरेबिया ट्रेड कतर कर भी रहे अभी हैं। रिसेंटली वो पूरा वर्ल्ड कप क्या था, कतर भी 80 से कर रहा है। बट कर रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ। देखें, मैं कहता हूँ जनाब, आज सऊदी अरेबिया के औरतें गाड़ी नहीं चला सकती, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अमेरिका को। नहीं पड़ेगा। सऊदी अरेबिया आज भी कैपिटल पनिशमेंट करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका को, नहीं UN करता। को नहीं फ़र्क। यार ये अब साउथ फैमिली क्यों करना चाह रही है, मुझसे मेरा अपना मौक़िफ़ है। साउथ फैमिली को नज़र आ रहा है कि उनकी ग्रिप कम हो रही है। उन्होंने सबसे पहले जो एलिनेटेड कम्युनिटी, मैं समझता हूँ औरतों को गाड़ी चलानी चाहिए, एक स्टूपिड फैसला था। जो एलिनेटेड कम्युनिटी थी उसको सेंसर खींच लिया गाड़ी की इजाज़त दे के। औरतों को वहाँ अभी भी उस तरह राइट्स नहीं है जो इस्लाम के होते हैं, लेकिन उसने गाड़ी दे दी और लोग भी जॉग तो जॉग फैल गया, हाँ बड़ा क्या बात है आपकी, ठीक है। तो कोई लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जो चाहता, लिबरल रूल्स बेस्ड ऑर्डर नहीं है जो कहते हैं तस्लीम करो। सब पैसे की गेम है, पैसे दें जो मर्जी करें। चाइना कौन से लिबरल ऑर्डर दुनिया के फॉलो कर रहा है? रशिया कौन से करता है? क्या यूरोप यूक्रेन की वॉर के बावजूद रशिया से अब गैस नहीं ले रहा? इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जो आरएसएस को प्रोपगेट करती है, तो क्या अमेरिका ने या फ्रांस ने आरएसएस मेंबर्स के वीज़ास रिवोक कर दिए? श्योर, बट आई वुड से कि रशिया और चाइना के केस में अमेरिका का और या वेस्टर्न पावर्स का जो एफर्ट था उनको डिवाइड करने का और कॉन्कर करने का, वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना इनका मिडल ईस्ट के अंदर जी, है अब और मैं मुस्लिम उम्मत के आपसे अंदर है। इत्तेफाक करता हूँ कि वो हमें तकसीम करने में बेहतर थे। उसकी वजह थी कि जो हमारा ग्रेट कंसोलिडेटिंग एम्पायर था वर्ल्ड वॉर 1 में, वो तबाह हो गया था। और ऑटोमन एम्पायर एक कंग्लोमरेट था, एक कंटिग्यूस बॉडी ऑफ लैंड नहीं था जिस तरह रशिया और चाइना है, ठीक है?
उसके आप टोटे, हालांकि यूएसएसआर को टोटे करके रशिया कर दिए, लेकिन वो एक बहुत साइजेबल पीस ऑफ लैंड है। और फिर वो एम्पायर्स, ऑटोमन एम्पायर्स को प्रीडेट करते हैं, ये सब बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पुराना एम्पायर इन रीसेंट हिस्ट्री जो एग्जिस्ट करता था वो ऑटोमन एम्पायर था। उससे पहले आप कह रहे हैं मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, फिर उससे पहले काफ़ी जाना पड़ता है, ठीक। और हम मिडल ईस्ट के जोन में ही ज़्यादा घूमते फिरते रहे हैं। या रशियन एम्पायर और चाइनीज़ एम्पायर इतने बड़े पीसेस ऑफ लैंड पे एग्जिस्ट करते थे कि वो यूनिक हैं। अगेन मैंने ये देखा कि हमारे उलेमा, हमारे दानिश्वर, हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिसी मेकर्स एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करके पॉलिसीज़ बनाते हैं। राइट। जैसा मैंने आपको कहा सिंगापुर की मिसाल मत दीजिए, ठीक है। उसी तरह मैं कहता हूँ यूएई की बात मत कीजिए। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप रशिया के एम्पायर, चाइना के एम्पायर को देख के ऑटोमन्स की बात ना कीजिए। ऑटोमन एम्पायर मैं समझता हूँ ज़्यादा फैसिनेटिंग था, जस्ट लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि इतनी सी जगह से फूट के तुमने हर चीज़ ले ली है। राइट। रशिया इतना बड़ा इलाका है और वो वहीं पे राजे हैं, वहीं बैठे हुए हैं। आप रशियन एम्पायर इज ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन देख लें, चाइनीज इज ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन देख लें, उधर ही है नहीं, उनका नहीं शौक था, वो अपने ही इलाके में बहुत खुश ना। था। टू बी फेयर उनके इलाके भी बहुत बड़े हैं। दैट्स फाइन, ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे But- बहुत बड़ी थी। गेटिंग बैक टू दिस, लाइक जो आप बात कर रहे हो कि टर्की और ये यूएई वगैरह, वहाँ पे एक सेकंड क्लास सिटीजनरी ही होगी आपके लिए। दुनिया भर, इट्स नॉट जस्ट टर्की एंड यूएई, दुनिया भर में एज सेकंड क्लास सिटीजनरी होगी। और एक इस्लामिक रियासत आप वहाँ कायम नहीं कर सकते, वो ज़्यादती होगी मैं समझता हूँ। आई फील कि जो इस्लामाइजेशन ऑफ यूके है या अमेरिका है, ये जमहूरी असूलों पे उन मुल्कों के साथ जाती है कि मैं बैकडोर से, ज़ेर ज़बर पेश से उनके कल्चर को ओवरटेक करूँ। हाँ, उनकी पूरी कौम कल को मुसलमान हो जाए दावे से, वो अलग बात है, और वो वोट करें इस्लामाइजेशन के लिए, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ पे अपने छोटे गेटोज ओएसिस बना लेना, ये गलत बात है। आप वहाँ क्यों गए हैं? किस चीज़ से इम्प्रेस हैं? उनकी दौलत से, ठीक है। उनकी दौलत को कमाने चलाने के जो सिस्टम्स हैं उनसे एक्सेप्ट करें ना, क्यों नहीं करते? गांधी साहब ने तो फतवा दे दिया कि जनाब जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है इन मुल्कों में। उन्होंने इस फ़लसफ़े पे दिया कि ना ये रियासत है, जुमे की नमाज जो होती है, वो खुतबा जो होता है वो रियासत ने देना होता है, तो आप वहाँ क्यों पढ़ें? उन्होंने लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला दे दिया। मैं इस इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब वेस्टर्न सिस्टम से हम इम्प्रेस्ड हैं, वेस्टर्न जस्टिस से हम इम्प्रेस्ड हैं, वो एक सेकुलर रियासत है, वहाँ पे सेंट्रलाइज इस्लाम नहीं है, या जुमे की कांग्रेगेशन की ज़रूरत नहीं है। इन रियलिटी मुस्लिम्स आर सपोज टू बी सुपीरियर अगर वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। और मैं सुपीरियर डिफाइन कर दूं ताकि लोग कंफ्यूज, सुपीरियर डज नॉट मीन बेटर। या रेशियली सुपीरियर की बात हम नहीं कह रहे, हम सुपीरियर का मतलब है कि इस्लाम के जो असूल हैं, इंसान ने जिस तरह इंसान को ट्रीट करना है, इंसान और खुदा का रिश्ता, इंसान की बचत गुनाह से, वो उसको वैसे ही मॉरली सुपीरियर बना देते हैं। मसाले तौर पर आप ज़िंदगी में किसी बहुत नेक अच्छे आदमी से मिलते हैं, और वो नेक और अच्छा आदमी, उसके अमल देख के आप इतने इम्प्रेस होते हैं कि आप उस तरफ कायल होते हैं। ये इस्लाम है, राइट? तो हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मुसलमान नहीं हैं, तो गलत चीज़ें एट्रीब्यूट होना शुरू होती हैं। राइट। इसकी अच्छी मिसाल खबीब आई थिंक है कि खबीब ने किस तरीके से जस्ट लोगों को अपने तरफ कायल किया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो बस एक अच्छा मुसलमान था, वर्सेस जब वो फेस कर रहा था कॉनर मैग्रेगर को, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, और एक्सेस और पैसा और शराब और सब कुछ। आपको दो चीज़ें मिल गई अल्लाह की तरफ से, एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी की वेट ड्रीम, यस, हर बंदे की एस्पिरेशन, वर्सेस एक बंदा जो दुनियावी चीज़ों में वो मायने नहीं रखता। और उसके अंदर आपने देखा कि अवाम ने अपना मौक़िफ़ चेंज किया जब उनको नज़र आया कि ये भी ज़िंदगी है। एक छोटा सा फिनोमेनन नोट कीजिएगा, आप सिंपल लिविंग की तरफ जाएं एज ए हॉलीडे, पहाड़ों में चले जाएं, लोग नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, सिंपलर लिविंग हो जाती है, तो उनकी टेम्परामेंट, माइंडसेट, बॉडी, हर चीज़ चेंज कर जाती है। वो सिर्फ दफ्तर ना जाने की वजह से नहीं होता, सिंपलर लिविंग, सिंपलर खुराक, लेस ऑन द माइंड की वजह से होता है। ऐसा ही है। तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड लाइव्स बना के
उसका नुकसान होता है। और ये जो यूटिलिटेरियनिज्म इस्लाम में दाखिल कर दी गई है कि जब तक एक चीज़ का कोई यूटिलिटेरियन एंड नहीं है उसको परसू करना नॉनसेंसिकल है, ये काउंटर इंटुइटिव टू ऑर्गेनाइज रिलीजन है। राइट इस्लाम छोड़ दें, काउंटर टू ऑर्गेनाइज रिलीजन है। राइट इसका एंड पॉइंट मोस्टली एथिज्म, बिकॉज यू रियलाइज आप इस रैट रेस में शामिल हो गए हैं, आपने चीज़ें अर्न करती जानी है तो आपका स्टेटस एलिवेशन होगा, तो इवेंचुअली मॉरल डिके होता है। क्रिश्चियन साइंटिस्ट से दुनिया आहिस्ता 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 यूटिलिटेरियन करते 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 एथियस्ट साइंस में पहुंची है। आपके इनिशियल जो साइंटिफिक ग्रेट माइंड्स थी वो क्रिश्चियन बिलीव्स रखती थी। गैलीलियो और चर्च का जो आपस में मसला था वो क्रिश्चियनिटी भी नहीं था। गैलीलियो क्रिश्चियन था, वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन था। उनका प्रॉब्लम था ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चीज़ें किस तरह ऑपरेट करती हैं। तो मोरालिटी जो है वो बहुत क्रिटिकल है। हाँ, इधर बहस की जाती है, कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं जो सेल्फ एविडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान की बनाई हुई चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि वो खुद डिफीट हो जाती है। ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं, बिकॉज जो ड्रग्स हमारे लिए गलत थे 80s में वो आज हमारे लिए ठीक है। और लोग कहते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ साइंस है, मैं कहता हूँ नहीं। वीड 80s में भी नुकसान दे थी, आज भी नुकसान दे। ऐसे तब भी गेटवे ड्रग थी, आज भी गेटवे ड्रग है। सिर्फ आपने उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर लिया बिकॉज आप रियलाइज़ नहीं करते कि आपने जो कि रिलीजन किल कर दिया तो कोई मॉरल वजह थी नहीं थी ना करने की, लोगों ने किया। अब इतने लोग कर रहे हैं, आप करें इसको मोनेटाइज कर लो। आप कोकेन के साथ भी करेंगे, हमने पहले भी बात की थी, हेरोइन के साथ भी करेंगे, क्योंकि आपने मॉरल रीज़न ख़त्म कर दिया चीज़ ना करने का। ऐसे ही है। आप इनफिडेलिटी देख लें। अच्छा वेट एक सेकंड, हम आई थिंक बहुत लाइक ऑफ वो चले गए। लाइक कमिंग बैक टू जो पाकिस्तान वाली हम बात कर रहे थे, अब इट सीम्स है कि आप ऑलमोस्ट एक आर्गुमेंट पेश कर रहे हो ऑफ पाकिस्तानी एक्सेप्शनलिज्म, जिस तरह खालिद अब्बासी साहब कभी कभार करते हैं कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया के अभी करंट निज़ाम में जहाँ से नज़र आता है कि इस्लाम की जो रियासत है वो किसी तरीके से कायम हो सकती है दुनिया में। हमने देखना है कि जितने मुसलमान ममालिक हैं जहाँ भी इस्लाम की रियासत कायम होती है तो सबसे ज़्यादा चांस सक्सेस का कहाँ हो सकता है? बादशाहत में तो नहीं हो सकता, ठीक है। सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है, सेकुलर डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। तो चंद ही ममालिक हैं जो सामने आते हैं, एक टर्की है, एक पाकिस्तान है, और आपको ताकतवर फ़ौज भी चाहिए। यही 2 मुल्क हैं। सीरिया का 30 साल बाद पता चलेगा, अफगानिस्तान का 20-30 साल बाद पता चलेगा। करंट टाइम में ईरान के अंदर जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत तो उसका पाकिस्तान में भी नहीं है, और टर्की में बड़ी हेरा फेरी होती है इलेक्शंस के अंदर। लेकिन टर्की और पाकिस्तान 2 मिसालें बनती हैं। टर्क्स का मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया कि वहाँ जाकर रहने में क्या इशू है आपको, तो फिर यही बचता है। हाँ, पाकिस्तानी एक्सेप्शनिज्म जो खालिद महमूद अब्बासी साहब और हमारी आर्मी प्रीच करती है उसमें एक प्रॉब्लम है, वो बाकी कौमों को अदराइज कर देते हैं, और पाकिस्तानी एक्सेप्शनिज्म उनके दिमाग में अमूमन पंजाबी एक्सेप्शनिज्म होती है। ये प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी एक्सेप्शनलिज्म इस्लामिक एक्सेप्शनलिज्म है, ठीक है। लेट्स से पाकिस्तान राइज का सुपर पावर बनता है तो सारे मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं और हम पैन इस्लामिस्ट हैं बाय नेचर, ठीक। वो इसको छोड़ देते हैं, वो एक्चुअली जो प्रीच कर रहे हैं, और मुशर्रफ साहब इससे बहुत इम्प्रेस थे, वो अतातुर्क से थे, जो टर्किश एक्सेप्शनिज्म की बात करता है थ्रू द आइडेंटिटी ऑफ अ टर्कमैन। तो पाकिस्तान और टर्कमैन आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ लोकल आइडेंटिटीज को किल किया गया था, बाय लाइक नॉट लाइक लिटरली किल किया गया था, जेनोसाइड भी होता है, बट क्या कहते हैं उनको साइडलाइन भी किया गया था। तो वो सॉर्ट ऑफ यही पाकिस्तान में प्रीच होता है। उसके नुकसान किसको है? बलोच को हुआ है, फाटा में हुआ है, जो अब आपका वज़ीरिस्तान है उसमें हुआ है, आपकी सिंध की कम्युनिटी को हुआ है। तो कराची शहर पॉपुलेटेड बाय सिंधीज था, वहाँ पे ओवर पैस टाइम मुख्तलिफ कौमें आईं और उनको हमने प्रॉपर सिस्टम्स नहीं दिए, तो अब उनके आपस में क्लैशेस हैं, राइट। पंजाब के अंदर हमने पूरा फोकस और टाइम किया, और उसमें मैं किसी पंजाबी आम शहरी को कसूरवार नहीं समझता। जो लोग इंटरनेट पे ये नॉनसेंस प्रीच करते हैं कि पंजाबी शुड बी अशेम्ड, नहीं, ये बुलशिट है। मैंने नहीं किया, ये आपने नहीं किया, सलमान ने नहीं किया। हाँ, हम अपनी गवर्नमेंट को कॉल आउट करते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और 18वीं तरमीम के बाद जब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना है, हालांकि उसमें थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी अब देखें ना, 2008 से 13 के टेन्योर में 18वीं तरमीम आई थी, तो सिग्निफिकेंट 10, 12, 15 साल हो गए।
तो उसके अंदर बाकी सूबे दिखा दें क्या रिजल्ट है, तो वो भी कंपैरिजन नहीं है। पंजाब में रिलेटिवली बेहतर लीडरशिप थी कंपेयर टू अदर सूबे, राइट। ये बात मैं समझता हूँ सच है। मसलन कि अगर हम 40 साल पंजाब लीडरशिप के वर्सेस 40 साल बलोच लीडरशिप, 40 साल सिंध लीडरशिप, 40 साल केपी लीडरशिप करें, कोई Yeah. कंपटीशन नहीं है और Do you- हर जगह रिगिंग हुई है। डू यू नॉट थिंक कि इसका ज़्यादा लेना देना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो थी वो सारी पंजाब में हुई? देखिए ये तो स्टेट ने डिसाइड किया ना, हम्म, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पंजाब में क्यों हुई? क्या सिंध कराची के अंदर इंडस्ट्री नहीं है? जो पाकिस्तान की जीडीपी का मेजॉरिटी हिस्सा तो वो है, तो कराची शहर को देख लें, क्या है, आप वहाँ रहना चाहेंगे? नहीं। तो भाई अगर मेजॉरिटी वेल्थ कराची में है और आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे, तो पंजाब को किस चीज़ के लिए कह रहे हैं कुछ? फिर बलूचिस्तान के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, लैंड मैस कितना है, जो फंड्स आज तक मिले हैं उनकी सरकार को, मैं कहता हूँ कम मिले हैं। मैं ऐसे इतफाक करता हूँ कि अगर उनको 100 रुपये मिलने चाहिए तो उनको 50 रुपये मिले हैं, 25 रुपये मिले हैं। वहाँ पे रिग्ड इलेक्शंस थे, वहाँ पे जो बंदे बिठाए जाते थे वो मुख्तलिफ जमातों के सहूलतकार थे और पुरानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार थे, वो सारा वो पैसा खा गए। तो अगर बलोच कौम के लोग अपना एरिया छोड़ के बाहर इमिग्रेट करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर कराची के लोग अपनी जान बचाने के लिए MQM से दुबई में बिजनेसेस खोलें तो MQM का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं। अगर आज पंजाब के नौजवान बच्चे बच्चियां ये डिसाइड कर लें कि जनाब हमने अपना इलाका ठीक नहीं करना, मुल्क छोड़ के चले जाना है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, कहानी वहीं खड़ी होगी। तो हम सिर्फ ऐसी बातें ही करेंगे, मफरूज़े ही हैं। फिर वही ड्राइंग रूम अंकल वाली बात करेंगे, मेरे टाइम में पाकिस्तान ऐसा था, अब वो बड़ा ख़राब हो गया। आप यहीं पे थे ना, साफ़ कर लेते, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अपने मटेरियल गेन में पड़ गए थे। और फिर एक मुल्क के अंदर जहाँ जॉब्स नहीं बन रही, जहाँ पे अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही, तो वहाँ पे मटेरियल गेन ये लोग कर कैसे रहे हैं? चोरी, डकैती, 2 नंबरी। आपकी सारी पढ़ी लिखी एलीट बाहर चली गई, अच्छी लेबर फोर्स वर्कफोर्स बाहर चलेगी, पीछे कौन रह गए? निकम्मे। अब वो निकम्मे जो, ये हम एब्सोल्यूट्स में बात कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली सारी कौम निकम्मे, निकम्मे जो रह गए वो इनेप्ट है अपना काम करने में, वो क्या करेंगे? यही करेंगे जो हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इंसेंटिवाइज किया जाए। हमने वो जो बच्ची आई थी डॉक्टर मिनाल, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जो बच्चियाँ फर्स्ट क्वालिफिकेशन या फर्स्ट डिव लेके भी डॉक्टर बन रही है, हाई परसेंटेज लेके डॉक्टर बन रही है, उनकी नौकरियाँ नहीं हैं, तो वो बाहर जाएंगी। हॉस्पिटल ही नहीं है। ठीक है, जब वो बाहर जाएंगी वहाँ लेट से $50,000-60,000 पे स्टार्ट करती हैं, $100,000 पे स्टार्ट करती हैं, वो नहीं आएंगी वापस। सरकार के लिए देखिए हमें रेमिटेंस आ गई। अरे बेवकूफ़ आदमी, वो जो तुम्हारे टॉप क्वालिटी डॉक्टर था जिसने यहाँ लोगों की जानें बचानी है, उसको तुमने नीलाम करके बाहर भेज दिया, और मेरी और तुम्हारी हेल्थ केयर के लिए तुमने नाकस डॉक्टर रख लिया। तो ना तो सिर्फ तुमने रेंट लिया, फारिग हुए मेंटली, मेरा तुम्हारा इलाज करने वाले नाकस डॉक्टर बैठ के पीछे, मेजॉरिटीज़ की बात करें, एक्सेप्शनल डॉक्टर्स फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी कौम के अंदर मोहब्बत क्रिएट करनी पड़ेगी, हमारी सरकार को कॉल आउट करना पड़ेगा, आप रेंट सीकिंग मत करें। अभी सरकार चाहती है एसेट बेच दे, क्यों? ये एसेट्स वर्केबल क्यों नहीं है? इसका जवाब दे पहले कोई। वाई इज PIA नॉट प्रॉफिटेबल? या स्टील मिल हमारी, जितने भी पुराने एयर कॉमोडोर्स के मैंने इंटरव्यू सुने हैं, वो कहते हैं PIA बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो सकती है। ऐसे। तो हम क्यों एक एसेट बेचें जो हमें रेंट दे सकता है, सरकार को पैसे दे सकता है? हम स्टील मिल क्यों बेचें? हमने PTCL क्यों किया था? हमने इस पर स्टोरी की थी, आपको याद होगा जी। एक प्रॉफिटेबल चीज़ हमने मुफ्त में बांट दी थी, क्यों? बड़े पैसे आएंगे, बड़ी कमीशन आएगी। तो जब तक आपके पास ब्रेन ड्रेन स्लो डाउन नहीं होगा, पाकिस्तान को रिक्लेम नहीं किया जाएगा, ये कंडीशन वर्सन होगी। तो और चलें, ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, उसको ब्रेन गेन कह देना, ये बहुत बड़ी ही बात आती है। ये मैं समझता हूँ नाजायज़ आर्गूमेंट है। ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं समझता हूँ कि इस पर गुफ्तगू करना इंसल्ट है। यार आप क्या बात कर रहे हैं? दुनिया इस फिनोमेनन को रिकग्नाइज करती है। एक आखिरी मिसाल मैं दूंगा इधर कि वो चाइना की मिसाल दे, देखिए उनके भी तो लोग बाहर जाए काम करते हैं, औकात देखो अपनी, ठीक है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट प्लान करके बच्चों को बचपन से ट्रेन करती है,
हमारी बहन येल में थी, वो कहती है मैंने 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चे देखे हैं जो बसों में आते थे चाइना से अपने पेरेंट्स के साथ, और वो दिखाते बेटा तुम यहाँ पढ़ने आओगे येल। तब से वो तैयारी करते हैं। उनकी स्टेट डिसाइड कर रही होती है कि जनाब आप यहाँ जाएंगे, ये जॉब करेंगे, फिर यहाँ से आप वापस आएंगे। और जिस दिन उनकी स्टेट ने सिग्नल देना है तो वैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, जाहिर है बंदे उड़ा आपको देंगे पता वो है। सारे। नहीं, ये एक्चुअल उनकी स्टेट पॉलिसी है या ऑफ और कोर्स। उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। कहाँ की बात होती है, क्या आप मिसाल दे रहे होते हैं। मसलन कि वही बात है ना कि एप्पल्स और ऑरेंजेस कंपेयर करके कहते हैं हाँ हम जीत गए, राइट। ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोग, एक मैं समझता हूँ, बदनीति करते हैं। हर कोई अपने आप को साबित करने के लिए ये करना चाहता है कि जो इसने बोला है ना इस वक्त ये गलत है। क्यों? दलील की रोशनी में तो भाई नज़र आ रहा है कि ब्रेन ड्रेन से कंटिन्यूस नुकसान ही हो रहा है। क्या सरकार ये नहीं कहती कि आज की कौम गुमराह है? कहती है। इन जाहिलों को क्या पता, यूथिया कहती है। लो जी, मैं कहता हूँ और ये पक्की है कि ब्रेन ड्रेन की वजह से कौम की ये हालत है, और आप कहते हैं ब्रेन गेन हो गया। 4 करोड़ लोगों ने, जो जाहिल हैं, बकौल आपके, मैंने नहीं कहा, उन्होंने वोट किया पीटीआई के लिए। तो ये 4 करोड़ जाहिल इसलिए हैं क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो गया। सारे अक्लमंद तो चले गए जिन्होंने आपको वोट देना था। अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी बाहर की पॉपुलेशन है वो भी खान साहब की वोटर वो है। भी जाहिल है ना। सिर्फ जो लोग कॉन्फ्रेंस में आए थे अक्लमंद थे। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो आई वुड लाइक टू आस्क के, ये आपने दलील पेश कर दिए पूरे कि पाकिस्तान में क्यों रहना चाहिए। ज़ाती तौर पे आई थिंक आपके पास हैं वो फंड्स के, यू नो, इफ़ यू वांट तो आप जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ। मैं इसको नहीं जा रहा। शिट ब्रो। मैं और सलमान जा रहे हैं। सलमान का हुकअप हो गया है। हुकअप हो गया। मरियम साहिबा ने कहा कि बस फिरोजपुर रोड पे एक ठेका पकड़ लो, फिर शुम। नहीं चल अगले हफ्ते से मैं क्लिप्स कर रहा हूँ फिर आई गेस। ठीक है। नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। तू नहीं जा रहा? नहीं, मेरे पास पैसे हैं जाने के लिए। मैंने तेरे पास पैसे हैं जाने के, लेकिन दिस मस्ट मीन कि तुझे लगता है कि जो अभी सारी तूने बातें की हैं उनका कोई चांस है, यानी कि होपफुल आप लगते मैं हो? इस तरह नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि मेरा फर्ज है ट्राई करना, होना ना होना अल्लाह की मर्जी। हो गया। सो मैं समझता हूँ मैं कोशिश करूंगा या मैं मिट नहीं हुआ जाऊंगा। अल्लाह की मर्जी, मर जाऊंगा। डॉक्टर स्टार डॉक्टर थे। उस जमाने में जो डॉक्टरी की डिग्री लेना एक्चुअली कुछ मायने रखता था। उन्होंने वक्फ कर दी जिंदगी। क्या वो डॉक्टरी तब प्रैक्टिस करते, उनकी भी 8 कनाली गुलबर में कोठी होती, ठीक है ना, उनके बच्चे भी रईसजादे होते, वो भी रईसजादे होते। तो यानी तू मुझे ये कह रहा है कि अब सिर्फ हमारा चांस ये है कि तेरी तरह लोग जो हैं वो बस ये डिसाइड कर लें कि यार या हम करेंगे या हम मर जाएंगे। नहीं, मैं बताता हूँ, हर मुसलमान ये जज्बा दिल में लेके बैठता है कि हम हक के साथ हैं, नहीं तो मौत है। ये मुसलमान का बेसिक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं अपने काम बंद करें। आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप वहाँ पे गंद ना करें, गंद होने ना दें, अपना काम करें। लेट से एक एंकर है जियो पे, किसी भी चैनल पे, वो कभी आज के बाद सच बोलूँगा, कर लो जो करना है, नौकरी जाएगी ना, अल्लाह उसको रिस्क देगा, अल्लाह रिस्क देता है, ठीक है। ये तो कोई आलम नहीं कहेगा ना कि तुम झूठ बोलो अपना रिस्क बचाने के लिए, प्रोपेगेंडा कर दो सरकार का। आप स्टील का काम करते हैं, ईमानदारी से करें। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। आपकी आईटी कंपनी है, ईमानदारी से कॉन्ट्रैक्ट दें, पूरा टैक्स दें। आप अपनी इंडस्ट्री साफ करें। जब आप वो एफर्ट शुरू करेंगे ना, आपके दिल में दर्द होगा, सरकार को आप तुम देंगे कि तुम ये कैसे कर रहे हो, हम भी चोर, सरकार भी चोर। तो फिर हम शर्मो शर्मी में कहते हैं अच्छा, हमें दुख होता है कि उन्होंने 100 की चोरी की, मैंने 50 पैसे ही। तो ये प्रीच कर रहा हूँ कि भाई ना करें। आप अपने इंडस्ट्रीज को क्लीन अप करें, अपने वर्क प्लेसेस को, अपनी फैमिली स्ट्रक्चर्स को, बिगर फैमिली स्ट्रक्चर को क्लीन अप करें। और इस प्रोसेस के अंदर जब आप क्लीन अप शुरू करेंगे, आपको पहली दफ़ा नज़र आएगा कि ये प्रॉब्लम्स कितनी ईजिली सॉल्वेबल हैं। आलमगीर एक लड़का है, उसने फिक्सेड बनाया कराची में, वो पॉट होल्स ठीक करते। तो ये चीज़ें सॉल्वेबल होती हैं। जेडीसी पे बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन खाना खिला रहे हैं, ईदी साहब कर रहे हैं, शौक खानम है, द सिटीजन्स फाउंडेशन है, अखुवत है और ख़िदमत है, सहारा ट्रस्ट है, बेपनाह है ना। ये डुएबल चीज़ें हैं। तो भाई आप लेट से आप
फॉल करते हैं लाहौर डिफेंस डीलर्स एसोसिएशन के अंडर। आप उस एसोसिएशन में शोर मचाएं, ये मार्जिन नहीं होगा, गलत होता है, फाइलों का काम नहीं होगा। आप LDA के पास जाएं, आप हाई कोर्ट में जाएं, हम कहते नहीं, हम एफर्ट भी नहीं करेंगे, टैक्स भी नहीं देंगे, इलेक्शन में वोट भी नहीं करने जाएंगे, सरकार के खिलाफ एहतजाज भी नहीं करेंगे, फिर कहेंगे यार मुल्क ठीक नहीं हो रहा है यार। आप एक मुलाजिम रखें घर पे, मैं आपको देता हूँ उसकी तनख्वाह 35,000 रुपया, 6 महीने का एक्सपेरिमेंट करें। पहले दिन वो आए, उसे काम बताते कि बेटा आपने ये पोछा मारना है, चीज़ें साफ़ करनी है, और फिर उसके बाद 6 महीने से कोई इंस्ट्रक्शन ना दें। आपके घर में उल्ली ना लगी, अलमारियों में टिड्डी दल ना आ गई, आपका कूड़ा इकट्ठा ना हुआ, मुझे पकड़ लेना। तो ये कैसे हो सकता है यार कि हम अकाउंटेबल होल्ड करने को नहीं तैयार। और पता है आप एंड में क्या डिसाइड करें, अब ये घर इतना गंदा हो गया, माइग्रेट कर जाते हैं साथ वाले फ्लैट में और उस नौकर को भी साथ ले जाए, ठीक है, कि तुम्हारी तनख्वाह में जारी रखूंगा, अब तुम इस वाले फ्लैट को साफ करो। अगर जनाब तो लुट मची, पागल है अगला, ना करें, नुकसानदेह है मुल्क के लिए और लोगों को गुमराह ना करें। बेशक। तो खैर मैं सबको याद कराना चाहूँगा कि सलमान जो है उसने ये सारी स्क्रिप्ट लिखी थी जो आज हमने बस पढ़ी है, बल्कि उसने मुझे बताया था कहाँ पे आपने अपनी वॉल्यूम रेस करनी है, कहाँ कम aggressive होना करनी है। है। जिस जिस बंदे का मैंने नाम लिया सारी एग्जाम्पल उसने लिखी थी। जी 1-2 नाम मैंने ओमिट किए कि मैं उन लोगों की तौहीन नहीं कर सकता, ठीक है। प्लॉट के अलावा सलमान के लिए ज़िंदगी भी हाजिर है, एक टका नहीं दूंगा इस बंदे में कभी ज़िंदगी में।